जब वो ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत आप एप्लीकेशन गुजारते हैं तो अदालत आपको सुनती है, आपके कागजात देखती है, देखने के बाद आपको स्टे ग्रांट कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर मैं आपको देने लगा हूँ वो मुख्तलिफ़ बहनों भाइयों ने एक सवाल किया कि ये स्टे क्या होता है, हमें इसके बारे में बताया जाए कानूनी तनाज़र में, हक़ाइक़ और वाक़यात की रोशनी में। स्टे से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टे इट्सेल्फ कुछ नहीं होता। आप एक दावा, एक पिटीशन, एक रिट पिटीशन, एक रिवीजन पिटीशन, एक अपील जब आप दायर करते हैं तो उसमें जो प्लॉट आप बनाते हैं, जिसकी मिसाल मैं इस निज पे दूंगा कि आपने एक प्रॉपर्टी का सौदा तहरीरी तौर पर किसी के साथ किया कि ये 1 कनाल प्रॉपर्टी है, इसका मेरे और आपके दरमियान सौदा तय हो गया 1 करोड़ रुपए में। ये 40 लाख रुपए आपको बयाना दे रहा हूँ और 2 माह के अंदर अंदर बाकी 60 लाख रुपए अदा करके आपको इसकी रजिस्ट्री, इसका इंतकाल, इसका ट्रांसफ़र मैं अपने नाम करवा लूँगा। अब कोशिश मैं करूँगा कि दोनों अतराफ़ का आपको बताऊँ। अब 2 माह का अरसा गुज़रने के से पहले आप मालिक को कहते हैं कि बकिया रकम लें, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं, तैयार करवाएं और मेरे नाम रजिस्टर्ड करवा दें, ट्रांसफ़र करवा दें, इंतकाल करवा दें। वो लैतो लाल से काम लेता है, या आपको इतला मिलती है कि आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लिया गया है और आपका जो बेचने वाला है वो किसी और को ज़ायद कीमत पे बेचने लगा है, तो भी आप फौरी तौर पर इसी प्लॉट के साथ, इसी कहानी के साथ, इसी हलाकत वाक़यात के साथ एक दावा दायर करते हैं तामील मुख्तस ख़ास का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि जी मेरा ये एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट के तहत मैंने इस प्रॉपर्टी का सौदा किया, उस प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन, उस प्रॉपर्टी के तरफ़ैन वो आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप कहेंगे कि ये बकियार पेमेंट मैंने करनी थी, अब मुझे पता चला कि आगे ये सेल आउट करने लगा है। इसको मजबूर किया जाए कानूनी तौर पर कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करे, ये बकिया रकम ले। ये तो आपका हो गया दावा। अब दावे के बाद दावा दायर करते वक्त इमीडिएट डेंजर क्या हो सकता है आपको, जिससे आपको बचना है। आप कहते हैं कि मैं मल्टीपल लिटिगेशन में ना पड़ूं, मेरी ये लिटिगेशन है, इस लिटिगेशन का एंड यहां पे ही हो जाए। अब दूसरा तनाजुर, आप बेचने वाले हैं, आपने उस 1 कनाल का सौदा किया, आपने 40 लाख रुपए बयाना ले लिया, 60 लाख रुपए 2 माह के अरसे के बाद उन्होंने पे करने थे ख़रीदार ने। अब 2 माह का अरसा गुज़र गया, आपको वो बकिया रकम नहीं दे रहा। आपने उसे लीगल नोटिस भी सर्व कर दिया। अब आप कहते हैं कि मैं अटका हुआ हूँ इस एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पे, अब मैं इस एग्रीमेंट टू सेल से कैसे छुटकारा हासिल करूं? तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन या सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा दायर कर देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के ये टर्म्स एंड कंडीशन थे, ये फुलफिल नहीं कर रहा, लिहाजा इसको कैंसिल किया जाए। अगर आप ये दावा दायर करते हैं कि इसको कैंसिल किया जाए या इसको इनइफेक्टिव डिक्लेयर किया जाए कि अब इसकी कानूनी हैसियत नहीं रही, आप उस दावे में ये ज़रूर लिखिएगा कि आज उसका रेट ये है। अगर ये दावे के दौरान या दावे के आखिर में साल बाद, 2 साल बाद
ये इंटेंशन शो करता है कि मैं 60 लाख रुपया आपको देता हूं और मेरे नाम रजिस्ट्री कर दें, तो फिर उस वक्त की मार्केट वैल्यू के तहत उसको असेस करना पड़ेगा। ये ज़रूर लिखना है आपने कि अगर ये कहता है कि इसको इंप्लीमेंट कर लो, तो फिर इस कीमत पे नहीं, फिर उस वक्त जब वो कह रहा है कि इंप्लीमेंट कर लो, तो उस वक्त की जो है ना वो कीमत लगाई जाएगी। या डिग्री होता है तो उस वक्त उसकी ये कीमत लगाई जाए जो उस वक्त मार्केट का रेट है। ये लिखना है। अब इमीडिएट डेंजर आपको क्या हो सकता है? इमीडिएट डेंजर आपको ये हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आगे एलिनेट ना कर दे, आगे मुंतकिल ना कर दे। फिर बिहाइंड दी कर्टन्स कुछ ऐसे मामलात भी सामने आ जाते हैं कि पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी का मैंने सौदा किया था वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर अटैचमेंट थी किसी और प्रोसीडिंग्स में, और उस प्रोसीडिंग्स में गलत बयानी करते हुए एक डिग्री हासिल कर ली गई, और उस डिग्री को हासिल करने के बाद उसको फरोख्त किया जा रहा है। या आपके इल्म में आता है कि मेरे साथ सौदा करने के बाद इसने किसी और के साथ बैकडेटेड स्टैम्प पेपर बना के एक दावा दायर करके उसमें बयान दे के उसको डिग्री करा के अंडर द गार्ब ऑफ दैट डिग्री वो प्रॉपर्टी सेल आउट करने लगा है, बजरिया अदालत करने लगा। तो इमीडिएट डेंजर आपको एलिनेशन का है, इमीडिएट डेंजर आपको पोजेशन का है कि पोजेशन किसी और को ना दे दे, एलिनेशन ना कर दे। तो आप ऑर्डर 39 के तहत एक एप्लीकेशन उस दावे के साथ देंगे कि मेरे इस दावे में जो बातें लिखी गई हैं उसको इस दरखास्त का हिस्सा समझा जाए, वो बातें बहुत दुरुस्त हैं, और वो एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ सपोर्टेड हो, और उस एप्लीकेशन में आपने ये चीज़ लाजमी लिखी हो कि मुझे अगर स्टे ग्रांट ना किया गया तो मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, मेरा ये केस आर्गुएबल केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरे हक में है, मेरा ये मुकदमा जीतने के हर किस्म के चांसेस मौजूद हैं। जब वो ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत आप एप्लीकेशन गुजारते हैं तो अदालत आपको सुनती है, आपके कागजात देखती है, देखने के बाद आपको स्टे ग्रांट कर देती है कि इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट ना किया जाए, इस प्रॉपर्टी की पोजेशन आगे ना दी जाए, वो आपको स्टे ग्रांट कर देती है। अब स्टे दो किस्मों का होता है, एक स्टे होता है डायरेक्टिव स्टे, एक स्टे होता है इंजंक्टिव स्टे। इन दोनों में फर्क क्या है? डायरेक्टिव स्टे होता है कि जिस स्टे ऑर्डर में मुद्दा अलैह को या रिस्पोंडेंट को बाकायदा तौर पर कोर्ट डायरेक्ट करती है कि आपने ये काम नहीं करना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव स्टे, डायरेक्शन जिसमें दी जाए। इंजंक्टिव स्टे कि जिसमें डायरेक्शन तो कुछ नहीं लेकिन मामलात को जूं का तू रहना करार दिया गया, इंजंक्शन इंपोज कर दिया गया कि ये जो जायदाद मुतदाविया है वो मनकूला भी हो सकती है, वो गैर मनकूला भी हो सकती है, इसको एज इट इज हालत में रखा जाए। अब जब ये स्टे ग्रांट हो जाता है तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन मुद्दालय तक पहुंचनी चाहिए। आप जो प्रोसेस फी जमा करवाते हैं उसके नोटिसेस जो हैं वो मुद्दालय तक पहुंचने चाहिए। अगर वो नोटिसेस मुद्दालय तक पहुंच गए हैं और इस दावे का इल्म मुद्दालय को हो चुका है और उसके बाद वो उस ऑर्डर की तौहीन करता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है, तो कानून में ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 2 का सब रूल 3 इसको डील करता है।
फिर कोर्ट उस पर एक्शन लेगी, फिर कोर्ट उसकी वही सिचुएशन बहाल करवाएगी जो इंजंक्टिव ऑर्डर देते वक्त, वो स्टे ऑर्डर ग्रांट करते वक्त थी, वो बहाल करवाएगी। उसमें मुद्दा लय को सजा भी हो सकती है कि आपने इस हुक्मनामे को क्यों वायलेट किया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हो गया कि एक पिक्चर का रुख दिखाया गया अदालत को, अदालत से स्टे ले लिया गया, स्टे का इल्म मुद्दा लय को हो गया। अब मुद्दा लय दूसरी पोजीशन के साथ, तस्वीर के दूसरे रुख के साथ आता है कि इसने तो झूठ बोला है, ये तो मुझे तंग करने के लिए इसने दावा दायर किया और ये स्टे लिया, क्योंकि ये फैक्ट्स और कानून के खिलाफ है। आई एम बीइंग डिससेटिस्फाइड बाय दिस ऑर्डर, इसको खत्म किया जाए। तो क्या उसका कोई लेंथी प्रोसेस है? इस सवाल का जवाब है नहीं। आपने इसी ऑर्डर 39 के रूल 4 के तहत एप्लीकेशन देनी है कि मामलात ये नहीं है, ये है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इस शख्स ने इन पॉइंट्स पे झूठ बोला, अदालत को गुमराह किया, ये स्टे खारिज फरमाया जाए। जैसे इन एब्सेंशिया ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में वो स्टे ग्रांट हो गया था। अगर ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन आप लेके जाते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तारीख को वो मुकदमा लगा हुआ उसी तारीख को जाएंगे, उससे पहले भी जा सकते हैं। और अदालत उस स्टे ऑर्डर को मुद्दई की गैर मौजूदगी में वापस भी ले सकती है, क्योंकि अदालत कहती है कि दोनों जगस्टा पोजीशन पे हैं। मुद्दई आया, उसने एप्लीकेशन दावे के साथ एप्लीकेशन दी, उसकी बातों को माना। अब मुद्दा लय आया, उसने भी 7 डॉक्यूमेंट्स लगाए। मुझे ज्यादा माइंड अपीलिंग है मुद्दा लय की बात, मैं इस स्टे ऑर्डर को विड्रॉ करता हूं। अदालत उसको विड्रॉ कर लेगी अगर मुद्दा लय बता देता है कि ये जो कुछ कह के स्टे लिया गया ये झूठ का पलंदा है। अब क्या ऑर्डर 39 रूल 4 इन्हीं मकासद के लिए? नहीं। ऑर्डर 39 रूल 4 जो है वो मुद्दई को भी अवेलेबल है कि मुद्दई भी उस ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन दे सकता है कि मैंने जो इंजंक्टिव ऑर्डर मांगा था वैसे नहीं मिला, मैंने जो इंजंक्टिव ऑर्डर लिया है इस वक्त मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको विड्रॉ किया जाए, इसकी तरमीम की जाए, इसको सेट असाइड किया जाए, इसको डिस्चार्ज किया जाए। मुद्दई खुद भी जा सकता है। बफर्ज़े महाल इसकी मिसाल दे देता हूं मैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुद्दई ने दायर किया, कहा कि 60 लाख बकाया था, ये नहीं ले रहा। मीनवाइल मुद्दा लय आ जाता है, वो कहता है कि जनाब मैं 60 लाख रुपया देता हूं, आप कर दें रजिस्ट्री। डेट है 1 माह बाद की, 1 माह बाद आएगा, फिर मामलात होंगे। पटवारी उस इंजंक्टिव ऑर्डर की वजह से फ़र्द बै जारी नहीं कर रहा, या महकमा उस इंजंक्टिव ऑर्डर की मौजूदगी में ट्रांसफ़र करने से इनकार है, मुद्दई भी राज़ी, मुद्दा लय भी राज़ी, तो आप एंटीडेटेड तारीख से पहले ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस स्टे को विड्रॉ किया जाए। हम दोनों की सुलह हो गई है, ये मुझे बकिया पैसा देना चाहता है, मैं लेना चाहता हूँ, इसको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि इस स्टे की वजह से पटवारी फ़र्द बै जारी नहीं कर रहा या मुतलका महकमा इसको ट्रांसफ़र करने से इनकारी है। तो अदालत आपको रिलीफ दे देगी। अब अगर आप कोई स्टे ऑर्डर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कानून इसी ऑर्डर 39 में लिख दिया गया कि आप दावा दायर करते हैं, उसके साथ ऑर्डर 39 रूल 1 की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उस पर कदगन है कि जब तक गवर्नमेंट को नोटिस नहीं होगा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इंजंक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता।
अब इस प्रोविजन की भी जो है ना प्रोवाइजो है, यानी कि इसका भी तोड़ है इसी कानून में कि अगर अदालत ये समझती है कि आज अगर स्टे ना दिया गया तो कल ये सारे मामलात इनफ्रक्चस हो जाएंगे, बेमायनी हो जाएंगे, तो फिर अदालत सेम डे भी आपको गवर्नमेंट के खिलाफ भी स्टे दे सकती है। लेकिन आपको अदालत को ये बावर करवाना होगा कि अगर आज स्टे ऑर्डर ना मिला तो हमें नाकाबिल इतलाफी नुकसान है, कल ये सब कुछ इनफ्रक्चस हो जाएगा। उसमें बेशुमार मामलात हैं, उसमें ऑफिशियल बिडिंग्स हैं, मामलात मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब ये तीसरा पॉइंट आ गया कि स्टे ऑर्डर कितनी मुद्दत के लिए। अगर स्टे ऑर्डर स्पेसिफिकली एक्सटेंड ना किया गया हो तो ये सिर्फ 6 माह के लिए होता है। अब कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है कि उसको 6 माह से 1 साल कर दिया गया, लेकिन उसमें भी एम्बिग्विटी है। 6 माह तक एक स्टे चलता है, तो 6 माह के बाद स्पेसिफिक ऑर्डर एक्सटेंशन का नहीं आता तो उसको ऐसे ही तस्वर किया जाएगा कि ये ख़त्म है। कोर्ट्स के इनके इस बारे में प्रो एंड कंट्रा व्यूज़ हैं, लेकिन कानून ये कहता है। उम्मीद करता हूं कि स्टे के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ सा जो है ना वो लेक्चर दे दिया है। इन डेप्थ ये मामला बहुत एक्सपेंड है। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, ये सिर्फ दावे के साथ नहीं है। ये आप रिवीजन पिटीशन करेंगे उसमें भी स्टे ले सकते हैं, ये आप अपील करते हैं उसमें भी स्टे ले सकते हैं, आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं उसमें भी स्टे ले सकते हैं। लेकिन जो दावा जात है और उसकी कंटिन्यूटी अपील है, इसमें आपने ऑर्डर 39 के तहत ही जाना है। लेकिन जो रिवीजन्स हैं या जो रिट पिटीशंस हैं उसमें आपने जाना है सेक्शन 151 सीपीसी, ज़ाब्ता दीवानी। जो इनहेरेंट पावर्स हैं किसी भी अदालत की, ये सिर्फ सिविल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स नहीं, ये रेवेन्यू कोर्ट्स में भी अप्लाई होता है, ये लेबर कोर्ट्स में भी अप्लाई होता है कि आप स्टे ले सकते हैं। हर उस कानूनी कार्रवाई में आप स्टे ले सकते हैं जिसको कोई जज या प्रिजाइडिंग ऑफिसर डील कर रहा है, खा वो एसी की शक्ल में है, खा वो कलेक्टर की शक्ल में है, खा वो तहसीलदार की शक्ल में है, खा वो सिविल जज की शक्ल में है, खा वो डिस्ट्रिक्ट जज की शक्ल में है, खा वो हाई कोर्ट के जज की शक्ल में है, खा वो सुप्रीम कोर्ट के जज की शक्ल में है, खा वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर है, कुछ भी हो, आपके जो मामला चल रहे हैं उसके साथ आप अगर आप दरख्वास्त देते हैं इंजंक्टिव ऑर्डर ग्रांट करने की तो आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि स्टे के बारे में मैं आपको एक स्नैपशॉट दे दिया।